हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैकिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो में अपन अर्थमेटिक के जो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स बच रहे थे उनको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है तो उसे मैं बता दूं कि वी स्टार्टेड दिस सीरीज द ज्योमेट्री लेक्चर। ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है और एक क्वेश्चन सीरीज की थर्ड वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर अपने ज्योमेट्री के प्लस मेंसुरेशन के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, 20+ क्वेश्चन थे। और सेकंड वीडियो में अपने अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए थे। उस पर अपन ने मोर वेटेज, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो और इंटरेस्ट और टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन किए थे, मिक्स क्वेश्चन किए थे, उसमें भी 20+ कुछ क्वेश्चन थे। और आज की वीडियो में अपन मोस्टली वेटेज, टाइम स्पीड, डिस्टेंस और प्रॉफिट लॉस को दे रहे होंगे। क्योंकि पहली वाली वीडियो में जो अर्थमेटिक की मिक्स क्वेश्चन की वीडियो है उसमें हमने इनको ज़्यादा वेटेज नहीं दी थी। तो भाई हम किसी से भेदभाव तो करेंगे नहीं, अगर उसको कुछ वेटेज दिया है किसी वीडियो में तो इस वीडियो में अपन इनको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है उनके लिए एक डिस्क्रिप्शन था। और अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो उसकी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसमें आप देख लेना। अगर तुम्हें बेसिक से कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, अर्थमेटिक का, ज्योमेट्री का, ठीक है, अलजेब्रा की 1-2 वीडियोस अपनी बनी है, बाकी और टॉपिक्स पर अपन बना रहे होंगे आगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। हर एक क्वेश्चन को आराम से सोच के सोल्व करना है। ठीक है, समय देना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, करो ट्राई। टाइम स्पीड डिस्टेंस है तो भाई उसके लिए बेसिक जो चीज़ें हैं इसमें एक जो मोस्ट मेजरली जो फॉर्मूला है क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस इसके अराउंड ही घूमता रहता है, चाहे वो रिलेटिव स्पीड हो, वाटर स्ट्रीम हो, एलिवेटर कॉन्सेप्ट हो, रेसेस हो, सर्कुलर ट्रैक हो। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो 50-70% इसी के आसपास घूमते रहते हैं, उसी में से कुछ फॉर्मूले वगैरह। क्योंकि यार 3 मेजर टर्म है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो इन्हीं के आगे घूमेगा। और ये एक फॉर्मूला है, इसी में कुछ चेंजेस, कुछ में प्लस, कुछ में माइनस, किसी में स्पीड रिड्यूस होती है तो किसी में टाइम बढ़ता है, किसी में टाइम रिड्यूस स्पीड बढ़ता है, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट है, तो वही सब चीजें करनी होती है। चलो, तो ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ मेनी सेकेंड, ठीक है, इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। तो स्पीड इसमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, आंसर हमें सेकंड में चाहिए। तो जिन्हें भी नहीं पता, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में स्पीड चेंज करने के लिए क्या करना होता है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में स्पीड चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि इधर 45 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, सोल्व करो, 9 2 जा 18, 9 5 जा, ठीक है, 45, 25/2 मीटर पर सेकंड स्पीड आई। ठीक है, और अगर मान लो कि अगर स्पीड तुम्हें मीटर पर सेकंड में गिवन होती, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इसका जस्ट रिवर्स मतलब उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते, तुम्हारी किलोमीटर पर आवर में चेंज होती। कैसे आया ये पूरा कैसे निकला, हमें इतना याद रखना है कि सिर्फ अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से करना है। कैसे आया बताए तो एक बार छोटा सा भाई, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर किलोमीटर पर आवर में कुछ स्पीड गिवन है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, सीधी बात है। ठीक है, अगर 1 आवर में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड, बोलो बात क्लियर है। तो 1 आवर में 60 × 60 3600 सेकंड हो रही होंगी। तो अगर और को सेकंड में चेंज करना है तो 3600, इसको सोल्व करोगे तो 5/18 निकल के आएगा। तो इसलिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। तो रटना कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ है, कैसे पढ़ना है, कैसे करना होता है तुम्हें बता दी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या सोल्व करना है। हमने सबसे पहले किलोमीटर पर आवर जो स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर थी उसको चेंज किया मीटर पर सेकंड में, क्या है 25/2 मीटर पर सेकंड। अभी हमारी स्पीड क्या है 25/2, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है भाई, इट विल टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। अब ये भी किलोमीटर की में गिवन है, 4/5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 4/5 ऑफ किलोमीटर कितना हुआ 800 मीटर। ठीक, डिस्टेंस, स्पीड एंड वी नीड टाइम,
क्या होता है इस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्म स्पीड, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर गया स्पीड नीचे आया, क्या बना टी इक्वल टू डी अपॉन में, डी कितना है 800 मीटर 25/2, 2 पर जाएगा तो भाई आता है ना ये रूल, ए बी सी अपॉन में डी हो, ए बी सी अपॉन में डी हो तो ए इंटू डी बी इंटू सी बनता है। ये कितने वीडियोस में बताया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जाम्पल भी कराए हुए हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मत भूला करो यार, ठीक है। तो ये अपना जो 2 है वो 800 के ऊपर जाएगा, सॉरी पास में जाएगा, ओके ओके ओके। क्या आएगा 25, 3 टाइम्स 75, 250, 32 और इंटू 2 64 सेकेंड मेरा आंसर आ रहा होगा। समझ में आया? करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, बस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना था, और स्पीड गिवन थी, डिस्टेंस भी गिवन था, टाइम चाहिए था, टाइम इक्वल टू डी अपॉन मैथ का फॉर्मूला लगाया, आंसर तुम्हारे सामने चमका। बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी अच्छे लेवल के, उनको ट्राई करना है, बताता हूँ कब आएगा, ठीक है, करो ट्राई। ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मोस्टली सभी कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन तुम्हें डाल ही दिया है, ठीक है, करना भाई सभी को ट्राई अच्छे से ना, डरना किसी भी क्वेश्चन से नहीं है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, किसी से नहीं डरोगे, कभी नहीं डरोगे। चलो करो, अब सोल्व नहीं होता ट्राई करना है, बाद में स्क्रीनशॉट लो रखो, बाद में ट्राई करो, लेकिन ट्राई तुम्हें ही करना है भाई, ठीक है। हाँ, और ये भी हो सकता है कि जो मेथड मैं बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा मेथड कुछ अलग हो, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, ठीक है, चीज़ें वही होनी चाहिए। एक क्वेश्चन सोल्व करने के 5 मेथड हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरा और तुम्हारा सेम हो, लेकिन आंसर तुम्हारा आ रहा है और तुम्हें पता है कि तुमने मेथड सही लगाया है, अप्रोच सही लगाई है, कॉन्सेप्ट सही लगाया है, तो ठीक है, ठीक है, करो ट्राई। देखो 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 देखो, a train 180 मीटर लॉन्ग मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टेक्स अ मैन मूविंग एट अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड द सेम डायरेक्शन, ठीक है, द ट्रेन पासेस द मैन इन, ओके ओके ओके। देख मेरे भाई बात समझना, मान ली ट्रेन है, एक ट्रेन है, ट्रेन पंजाब, ठीक है, ये एक पोल है, लेट्स से पोल है, क्या है पोल, इसका स्पीड कुछ है क्या, पोल है, फिक्स पोल है, खड़ा है, ठीक है, इसकी स्पीड नहीं है, इसकी स्पीड मैंने बोला 20 मीटर पर सेकेंड है, इसकी लेंथ 180 मीटर। बात को आराम से समझना, सब कुछ समझ में आएगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है वो लगा है रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, देख मेरे भाई बात समझ, मान ले ये कार है 1, ये कार है 2, ठीक है, इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड 40 मीटर या 20 मीटर मान लें कि एक डायरेक्शन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो एक सेकंड में ये कितना मूव किया 50, और जो कार 2 है वो एक सेकंड में कितना मूव करेगी 20, ठीक है। तो मान लिया अगर ये 50 मीटर चलने के बाद, एक सेकंड चलने के बाद ये रुका, इसने पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा क्या कि भाई ये मुझसे 30 मीटर दूर है, 30 मीटर पीछे है, ठीक है, और अगर ये देखेगा इसको तो भी 30 मीटर का गैप दिखाई देगा। तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर सेम डायरेक्शन में कुछ भी ट्रेन हो, बाइक हो, गाड़ी हो, कुछ भी चल रहा हो सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड अपन डिफरेंस लेते हैं हमेशा, क्या लेते हैं, स्पीड का डिफरेंस। अगर डायरेक्शन सेम हो, मान ले अगर इस डायरेक्शन तुम्हारी सेम नहीं होती, इधर भैया कार 1 जा रही इधर 50 की स्पीड से, कार 2 जा रही इधर 20 की स्पीड से, एक सेकंड के बाद ये चला इधर 20, ये चला इधर 50, समझा, कार 1 इधर, कार 2 इधर, कार 1 वाले ने पीछे मुड़ के देखा तो कार 2 इससे 70 मीटर दूर होगी, वो होगी ना भाई, यहाँ पे एक पीछे मुड़ के देखेगा तो 50 खुद का चला, 20 वो चली, 70 दूर, ये देखेगा तो इससे दूर। तो इसका मतलब सीधा सा बेसिक मतलब ये है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो तुम्हें स्पीड डिफरेंस लेना होता है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तुम्हें स्पीड का सम लेना होता है। तो रिलेटिव स्पीड जो इधर आएगी वो 70 आएगी, और इधर जो आएगी तुम्हारी 30 आएगी। बात क्लियर है, समझ में आया? और भी चीजें सब कुछ क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे, एग्जाम्पल जितने करोगे सब कुछ समझ में आएगा।
ये सिर्फ एक क्वेश्चन था, इसलिए तुम्हारा थोड़ा सा बेसिक लेवल क्लियर किया है। रिलेटिव स्पीड होता क्या है, क्या टर्म्स यूज करते हैं, क्या चीज़ें सोचने की होती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो 20 मीटर पर सेकेंड है अपना ट्रेन का स्पीड। मान लिया कि पोल है, क्वेश्चन को भूल जाओ, बिल्कुल क्वेश्चन भूल जाओ। ठीक है, पोल है, तो मैंने पूछा कि ट्रेन कितने सेकंड में इस पोल को पार कर लेगी, ट्रेन इस पोल को कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो बात क्लियर छोटी सी है, देखो ट्रेन अभी इधर थी, ठीक है, इस पोल को पार करेगी तो ये पूरा डिस्टेंस है, अभी ट्रेन इधर है तो ट्रेन कुछ टाइम बाद ऐसे होगी, कुछ टाइम बाद ऐसे होगी और आखिरी में जाके ऐसे होगी, जो पूरा पोल को पार कर लेगी। ठीक है, तो ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस चला भाई मेरे भाई, इधर से ट्रेन इधर थी, जस्ट पोल पूरा पार करके ट्रेन इधर आ जाएगी ऐसे, तो पूरा डिस्टेंस कितना चला वो ट्रेन ने, 180 मीटर चलेगी ना भाई। पोल तो फिक्स है, ट्रेन मूव कर दी है, ट्रेन इधर थी पूरा पार करके गई तो 180 मीटर पूरा पोल को पार करके गई होगी। बात समझ में आ रही है। तो ट्रेन पोल को कितने टाइम में पार कर देगी, 180 मीटर, और 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो 9 सेकंड में। दिक्कत है क्योंकि पोल की स्पीड नहीं है, इसलिए बात बोल रहा हूँ कि पोल की स्पीड नहीं है, जितनी ट्रेन का डिस्टेंस है वही पूरा डिस्टेंस और वही स्पीड से ट्रेन इस पोल को पार कर लेगी। टाइम कितना लगेगा, 180 मीटर और 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ 9 सेकंड पूरा टाइम लगेगा। अब मेरी बात मानो कि अगर पोल के बजाय इंस्टेड ऑफ पोल मान लो कि एक आदमी खड़ा है, ठीक है, इसकी स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, और जो मैन है उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो भाई 20 मीटर अगर ट्रेन चलेगी तो 10 मीटर तो मैन भी चलेगा। फिर वही बात, डिस्टेंस स्पीड दोनों की एक ही डायरेक्शन में है, स्पीड दोनों की एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन। मैं क्या देखा था अभी, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, डिफरेंस ऑफ स्पीड, क्या होती है, डिफरेंस ऑफ स्पीड। अगर ट्रेन 20 मूव करी तो आदमी भी 10 मीटर चलेगा, गैप कितना बचेगा, 10 मीटर पर सेकंड का बचेगा। वही टोटल मिला के ये है कि स्पीड का जो गैप आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड ही आ रहा होगा। इसकी लेंथ गिवन नहीं होती क्वेश्चन में, मोस्टली अपन जो लेते हैं ट्रेन की लेंथ लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में कार की या ट्रक की लेंथ गिवन होगी तो ही तुम्हें लेना है, वरना सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लेंथ अपन काउंट करते हैं, बाइक मैन इन सबों की अपन लेंथ काउंट नहीं करते, नेग्लिजिबल से होती है तो अपन काउंट ही नहीं करते। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया अपना 180 मीटर, क्योंकि ट्रेन ही है जो पूरा पार करके जाएगी। ठीक, और जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगेगा, 18 सेकेंड। समझ में आया, बात क्लियर है। रिलेटिव स्पीड याद रखना, अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों की स्पीड है तो डिफरेंस लेंगे, अपोजिट में है तो अपन ऐड करेंगे। मान लो कि अगर ये 20 इधर चल रहा है तो ये 10 इधर चलता है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होती, 30 मीटर। 20 ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में और मैन की 10 अपोजिट डायरेक्शन में, तो 30 अपनी रिलेटिव होती। तो आंसर क्या होता, 180/30 बोले तो 6 सेकेंड। चमका सही है ना, बिल्कुल। तो नोट करो जल्दी से इसको, कंफ्यूजन नहीं रखना है, कुछ भी डाउट हो बिल्कुल आराम से पूछना कमेंट में ना। मान लो कि अगर 2 ट्रेन होती है तो भाई अपन ने यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेन ली है, एक ट्रेन एक मैन, ठीक है। ये 100 मीटर, ये 50 मीटर इसकी लेंथ 100 मीटर है, इसकी लेंथ 50 मीटर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये चल रही 50 की स्पीड से, ये 20। तो कुछ टाइम बाद ये जो बड़ी वाली ट्रेन है जो विद द लार्जेस्ट स्पीड, ये इसको ओवरटेक कर लेगी। भाई अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद ओवरटेक करना ही है, क्योंकि 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है वो, तो 20 मीटर की स्पीड चल रही है ट्रेन। ठीक है, तो इसमें अपन जो डिस्टेंस लेंगे कितना लेंगे, देख अभी ट्रेन इधर थी तो पूरा ओवरटेक करेगी, तो इसका तो पूरा डिस्टेंस ही कवर करेगी, साथ में इसका भी करेगी। जैसे एग्जाम्पल दो यार, मान लो ये ट्रेन है, अगर ये इसको ओवरटेक करेगी इसको, तो ये पूरा करेगी, खुद का डिस्टेंस करेगी
प्लस में इसका भी करेंगे। देखो खुद का चला प्लस में इसका चला, टोटल कितना डिस्टेंस होता है, दोनों की स्पीड काउंट करते हैं, सॉरी दोनों का डिस्टेंस अपन काउंट करते हैं। 100 प्लस में 50 मीटर, टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने, पहले खुद का चलेगी फिर इसको भी ओवरटेक करेगी तो इसका डिस्टेंस इसको कवर करना होगा। ठीक, स्पीड एक डायरेक्शन में तो डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 30। ठीक है, तो 150/30 5 सेकेंड। समझ में आया, समझ में आया, नोट करो इन सब चीज़ों को। ये सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ कुछ तुम्हें अब समझ में आने लगेगा रिलेटिव स्पीड होती क्या है, कैसे इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपन और जो टाइम स्पीड डिस्टेंस ब्रीफली करेंगे टॉपिक को तो अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब सिर्फ जितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें पूछी गई है उसके बारे में जितना कुछ बन सकता था बता दिया। ठीक है, चलो आगे करो। नेक्स्ट, ट्राई से करना बस, एक सेकंड लगा। हाँ देखो, इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड of A and B in the ratio 3:4, ठीक है, A takes 30 minutes more than B to reach the destination, अब टाइम टेकन बाय A to reach the destination कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम पर फॉर्मूला पता होता है। ठीक है, अब इनमें जो रिलेशन क्या होता है उसके बेस पे क्वेश्चन आ गया। देख, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, इसमें क्या होता है भाई, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, सॉरी इसमें कुछ फोकस है नहीं इतना, देखो, और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। मान ले मैं बोलता हूँ कि स्पीड तेरी बढ़ गई तो ऑब्वियसली टाइम घट रहा होगा, और जितनी तुम स्पीड बढ़ाओगे उतना तुम्हारा टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और मान लो कि तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड तुम्हारी ऑब्वियसली घट रही होगी, और टाइम घटा है, टाइम डिक्रीज हो रहा है, तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है। समझ आती बात है, तो स्पीड तुम बढ़ाओगे ऑब्वियसली तुम्हारा टाइम कम हो रहा होगा, अगर तुम टाइम को बढ़ाओगे तुम्हारी स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। देखो, स्पीड मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, इतना समझ में आता है। या तुम इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, तुम्हारे मोस्टली काम आता है। कैसे, S1 S2 = T2/T1, इसको भी लिख लेना। अगर कोई कार हो, दो कार हो, तुम्हें दो कारों की स्पीड गिवन हो और एक कार का टाइम गिवन हो, तो एक कार का टाइम निकालना हो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, इसको लिख लेना, क्वेश्चन करा देंगे अपन और भी। ठीक है, तो इतना पता चला कि स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो स्पीड बढ़ा तो टाइम घटेगी, और अगर टाइम घटा तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, द स्पीड ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो, ए और बी की स्पीड का रेशियो गिवन है 3:4, टाइम का रेशियो क्या गिवन होगा 4:3, भाई इनवर्सली उल्टा कर दिया, स्पीड का 3:4, टाइम का 4:3। जैसे तुम्हें याद हो अपने टाइम एंड वर्क में किया था एफिशिएंसी वाला, अगर तुम्हारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो तुम्हें टाइम कम लगेगा किसी भी काम करने में, और अगर तुम्हें टाइम ज़्यादा लग रहा है किसी भी काम को करने में तुम्हारी एफिशिएंसी कम होगी। समझ में आता है, तो ये चीज़ है। तो वहाँ पे अपना क्या होता है कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, होता है। एफिशिएंसी बढ़ती है तो अपना टाइम कम लगता है किसी भी काम करने में, अगर टाइम बढ़ता है तो एफिशिएंसी कम होती है। ठीक, तो वही है, अगर स्पीड बढ़ी तो टाइम घटा, स्पीड 3:4 में है तो टाइम 4:3 होगा। ठीक, इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये भाई रेशियो का कॉन्सेप्ट कितना है, 1 यूनिट ऑफ गैप, 1 यूनिट ऑफ गैप, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 30 मिनट्स गिवन है, 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हें 30 मिनट्स गिवन है। ठीक, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट है तो 4 कितनी होगी 120 मिनट, 120 मिनट होगी, 3 कितनी होगी 90 मिनट होगी। आंसर क्या है, ये क्या, द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन 2/120 मिनट्स। समझ में आया, नोट करो। गर्मी ज्यादा हुई यार, अगला करो, इसको ट्राई करो।
क्या ट्राई आया कुछ? देखो क्वेश्चन में गिवन ना, आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग अ टोटल ऑफ 37 मिनट्स, ठीक है, और आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट्स, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू राइड मी बोथ वेज। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर जो ये आई है, अगर सर्टेन मतलब वॉक करके चलता है कोई डिस्टेंस, तो उसमें अगर वापस जो आता है, किसी में आता है राइड करके, बाइक है, कार है, जो भी है, राइडिंग करके आ रहा है, मतलब कि एक बार तो ये वॉक करके गया और वापस आते टाइम ही राइड करके आया, टोटल टाइम 37 मिनट्स लगे। अगर वो दोनों तरफ ही वॉक करके चले, सॉरी, अगर दोनों तरफ ही वॉक करके चले, टोटल टाइम 55 मिनट्स लग रहा है, तो निकालो कितना तुम्हें दोनों तरफ राइड करके अगर दोनों तरफ चलेगा तो कितना टाइम लगेगा। ट्राई करना है, बिल्कुल बेसिक चीज है, समझ में आएगा, तो ट्राई करना है इसको, थोड़ा एफर्ट डालना है भाई, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। देख, हाँ इतना डिस्टेंस है मान ले, ठीक है, वॉक करके गया इतना, वापस आया राइडिंग करके आया 37 मिनट्स लगे। अब हमें ये नहीं पता है कि इसको वॉक करने में सॉरी इसको वॉक करने में कितना टाइम लगता है, उसको राइड बैक करने में कितना टाइम लगता है। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई अगर वॉक कर रहा है तो उसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, और उसको राइड बैक करने में कितना टाइम लग रहा है। एक सेकंड रुका, 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो समझना, अगर दोनों तरफ ही राइड करके आया, मान लो कि ये गया सॉरी वॉक करके आया, वॉक और ये वॉक, थोड़ा टाइम कितना लगा इसको 55 मिनट्स, कितना लगा 55 मिनट। अब इधर तो ऐसा था कि एक तरफ वॉक दूसरी तरफ राइड, अब इसमें ये है कि दोनों तरफ ही वॉक करके जा रहा है, दोनों तरफ ही ये वॉक करके जा रहा है। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि एक तरफ वॉक करने में कितना टाइम लग रहा है, तो मैं यहां से पता लग जाएगा कि एक तरफ वॉक का कितना टाइम है, भाई जो बाकी टाइम बचा वो राइडिंग का है। भाई मेरे पास दोनों तरफ वॉक करके गया उसका टाइम गिवन है, और एक तरफ वॉक एक तरफ राइड कर गया उसका भी टाइम गिवन है। अगर मैं ये निकाल लूं कि एक तरफ वॉक का कितना टाइम लग रहा है और एक तरफ राइड का कितना टाइम लग रहा है, तो फिर आंसर वही जाएगा। समझ में आ रही बात? देखो, तो अगर 55 मिनट्स दोनों तरफ वॉक करने में लग रहा है, तो एक तरफ वॉक करने में लग रहा होगा 27.5 मिनट। बोलो बात क्लियर है? 27 इंटू 2 54.5, 55 बन रहा होगा, ठीक। तो इसको वॉक करने में कितनी लगी 27.5 मिनट, राइड बैक करने में लगा होगा इसको 9.5 मिनट। सही क्या है? 28 और 9 बिल्कुल सही है, 9.5 मिनट। वो करने में लगा 27.5 मिनट और राइड बैक करके लगा 9.5 मिनट। अगर एक साइड, अगर वन साइड राइड करने पर 9.5 मिनट लग रहा है, तो दोनों साइड राइड करने पर लगेगा इसको 9 इंटू 5 इंटू 2 बोले तो 90 मिनट। और समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन सी समझो। लगा ज्यादा दिक्कत है, समझ आया? चलोगे? चलो आगे करो, डरना नहीं, डरना नहीं ना। चलो, क्वेश्चन बेसिक नहीं है, मैंने पहले ही बोला था इसमें, ठीक है, डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन इन तीनों लेक्चर सीरीज में जो भी अब तक की हुई है अपन ने, आगे भी जो करेंगे अलजेब्रा की करेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक के अपन देखते हैं, एक और कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिक तो किसी में भी नहीं है भाई। बेसिक अपन ने जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाई है जिसमें अपन ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, उसके साथ जो क्वेश्चन किए उसमें बेसिक थे यार, इतना काफी है बेसिक करने के लिए। बाकी तुम्हारी जो बुक्स है उसमें बेसिक है, गूगल पे मिल जाएंगे जो भी सीख, ठीक है, तुम्हें बेसिक कर लो यार। मैं कुछ देखो, बेसिक तुम कैसे भी कर सकते हो, उठा सकते हो, लेकिन थोड़े मॉडरेट या डिफिकल्ट क्वेश्चन समझने के लिए कोई ना कोई चाहिए कि तुम्हें ढंग से बता सके। तो इसलिए अपन ये मोस्टली मॉडरेट या डिफिकल्ट लेके चल रहे हैं, ठीक। इतना हार्ड आएगा नहीं यार, सीयूटी में इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन बन जाए, लेकिन इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं बनेगा सीयूटी का। लेकिन जो एनपैट है, सिम्बायोसिस है, उनमें थोड़ा बहुत पूछ लेता है, तो उसके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी जो भी बच्चा तुम्हारा कर रहा है क्वांटिटी की तैयारी अदर एग्जाम्स के लिए।
करो इसको। बस वो याद रखना जो कॉन्सेप्ट बताया था कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, वो काम आएगा ही आएगा भाई मेरे। ट्रेन रनिंग एट 7/11 of its own speed reach a place in 22 hours। ठीक, मतलब कि अगर 7/11 की स्पीड से चल रहा है तो 22 आवर्स, मतलब भाई ये पढ़ने से इतना समझ में आना चाहिए भाई, ये पढ़ते ही इतना माइंड में हिट होना चाहिए कि भाई 7/11 ऑफ इट्स स्पीड, मतलब कि स्पीड तो डिक्रीज हुई है, तो रिड्यूस तो हुई है स्पीड। अगर स्पीड रिड्यूस हुई है तो टाइम तो बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो 22 आवर्स तो आया है, वो बढ़ा हुआ टाइम है, ना कि एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम क्या होता है कि भाई एक जो सिंपल स्पीड है, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल टाइम लगेगा, स्पीड रिड्यूस हो रही है तो टाइम बढ़ेगा। तो मेरा इंक्रीज टाइम आया। हाउ मच टाइम कुड बी सेव द ट्रेन वुड रन एट इट्स ओन स्पीड। तो अगर खुद की ओरिजिनल स्पीड पर ट्रेन चलती है तो बताओ ओरिजिनल टाइम कितना होगा, या अगर तुम ओरिजिनल टाइम निकाल लोगे तो जो बचा हुआ टाइम है भाई 22 आवर्स है, इंक्रीज टाइम, ओरिजिनल टाइम निकालो, ओरिजिनल टाइम लगा उससे कम ही आ रहा होगा, तो जितना टाइम बचेगा वो तुम्हारा आंसर होगा। करो इसको पहले सोल्व। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको एक साइड में लिखो, जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है उसको एक साइड में लिखो। निकालना क्या है, क्वेश्चन मार्क डालो, उसको ट्राई करो, होगा बिल्कुल होगा। कॉन्सेप्ट आते हैं तो होगा भाई। अब देखो करना कैसे, क्या बताया था, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। जो भी स्पीड होगी उसका जस्ट उल्टा टाइम होगा, समझ में आता है। अगर मेरी स्पीड हो गई है 7/11 हो गई है, टाइम मेरा 11/7 हो गया होगा ऑफ इट्स एक्चुअल, ठीक है। अगर स्पीड खुद की 7/11 बची है, 7/11 बची है, जो टाइम है वो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। पहले इस मेथड समझो और बताता हूँ, ठीक समझ में आता है, ठीक है। तो पहले टाइम मेरा टी था, पहले टाइम मेरा टी था, अब बढ़ने के बाद टाइम मेरा 22 और हुआ भाई। टाइम पहले टी था खुद का, ठीक है, अब बढ़ा जब 11/7 तो फिर एक्चुअल हो गया, उसका वैल्यू गिवन है 22 ओवर बढ़ने के बाद। तो मेरा एक्चुअल टाइम की वैल्यू क्या आएगी इधर से, टक टक 14 आवर्स, खत्म गया। अगर एक्चुअल टाइम मेरा 14 आवर आया है और मेरा इंक्रीज टाइम 22 ओवर था, तो गैप कितना है भाई मेरे, गैप कितना है 6 और 2 8 आवर्स का। तो मैं 8 आवर्स अपने सेव कर सकता हूं अगर मैं एक्चुअल स्पीड पे चलूं। समझ में आता है, करो नोट, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना। और देखो एक और मेथड वही है, तो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच के साथ में कर सकते हैं हम। देखो वही बोलता हूँ कि स्पीड 7/11 तो गई, या मैं बोलता हूँ तो मानो यार कि अगर स्पीड मेरी 1/2 रह गई, 1/2 स्पीड हो गई, मतलब कि 50% रिड्यूस हो रही है, मतलब कि 2 यूनिट थी अब 1 बची, तो 1/2 घट गई। मैं बोलता हूँ कि स्पीड मेरी 1/3 रह गई, मतलब कि 2 यूनिट घट गई भाई, 3 यूनिट थी अब 1 बची, तो 3 से 1 गई तो 2 कम हो रही होगी। वैसे मैं बोलता हूँ कि स्पीड मेरी 7/11 हो गई, तो 4 यूनिट रिड्यूस हुई है, 4 यूनिट रिड्यूस हुई है। अब याद करो वही वाला परसेंटेज वाली, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इंक्रीजेस, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिक्रीजेस। आता है यार 1/2 इंक्रीजेस तो 1/3 डिक्रीजेस, 1/4 इंक्रीजेस तो 1/5 डिक्रीजेस। ये परसेंटेज पढ़ाया हुआ है, बोला भी था बहुत बार, रट लेना, याद कर लेना इन चीजों को, आगे काम। देखो अगर 4/11 स्पीड रिड्यूस हुई है, रिड्यूस हुई ना, 4/11 तो स्पीड रिड्यूस हुई है, तो मेरा बढ़ेगा कितना भाई, एक सेकंड यार, हाँ सही सही सही, मेरा 4/7 स्पीड बढ़ेगा। देख 4/11 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो 4 प्लस 7, तो इंक्रीज कितना होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो 4/7 समझ में आया। अगर 4/11 स्पीड डिक्रीज हो रही है तो 4/7 में टाइम इंक्रीज हो रहा होगा। अगर 4/7 टाइम इंक्रीज हो रहा होगा तो टोटल टाइम कितना आएगा भाई 11/7 ऑफ टी। फिर उसके बाद वही प्रोसेस, बड़ा हुआ टाइम कितना है 22 ओवर्स, काटोगे 2 ओवर, एक्चुअल टाइम कितना आएगा 14 आवर। बाकी सब चीजें सेम है, बस वही है अप्रोच है। तुम ये लगा लो न्यूमरेटर वाली, अगर तुम्हें याद है तो, वरना बेटर तो वही है कि अगर 7/11 तो फिर स्पीड हो गई है तो 11/7 टाइम हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर दो, 11/7 टाइम इंक्रीज टाइम है, इसके कौन होगा एक्चुअल टाइम आया, कितना डिफरेंस वो निकाल लो,
समझ में आया? चलो थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है यार। चल अगला, करो भाई करो भाई करो 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 भाई। क्या पूछा है? A man cover half of his journey at 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग अगर स्पीड चाहिए। तो इस क्वेश्चन से अपन देखो दो चीज सीखेंगे कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड क्या होती है, अगर टाइम सेम हो तो एवरेज स्पीड क्या होती है। दो चीज आ गई ना। तो यार ये बड़ा परेशान करता है। हाँ, a man covers half of his journey at 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक भाई, ये टोटल जर्नी है। जर्नी मतलब रास्ता, ठीक है, टोटल जर्नी है। ठीक है, ये ट्रैवलिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा होगा मेरे भाई ना। इसने बोला कि हाफ ऑफ जर्नी चलाई 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई होगी, कुछ भी जो भी है, इसके खुद के रीजन होंगे। तो इसने स्पीड डिक्रीज कर दी 3 किलोमीटर पर आवर पे। पहले बहुत तेज चल रहा था ये, ठीक है, तो उसके बाद इसने और कम कर दिया। पता है कितना टाइम लग रहा होगा। ठीक, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो भाई हमेशा याद रखना, अगर डिस्टेंस इक्वल हो, हाफ बाय 2 नहीं, डी बाय 2, मतलब टोटल डिस्टेंस डी है, टोटल डिस्टेंस मेरा डी है, तो डी बाय टू हाफ इक्वल। ठीक, अगर स्पीड निकालनी है एवरेज, तो डिस्टेंस तुम्हें हाफ गिवन है। ठीक है, तो क्या करना है, स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लो, 2ab उनमें a प्लस बी। ठीक भैया, 3 स्पीड गिवन होती तो देख ये कैसे निकलता है उसको भी देख ले। 2 1 बाय ए प्लस में 1 बाय बी, इसको सोल्व करेगा तो ये बनेगा। ठीक, मान लेगा 3 स्पीड गिवन होती भाई, डी बाय 3 डी बाय 3 3 स्पीड के लिए, डी बाय 4 डी बाय 4 डी बाय 4 डी बाय 4 4 स्पीड के लिए होता। तो इन सबों के फॉर्मूले यही थोड़ी कि ये याद करके रह जाएंगे भाई। 3 पूछ लिया तो क्या करोगे, देखो 3 के लिए वही सेम 3 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। पूरा सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 3abc ab प्लस bc प्लस ac, खत्म। बस 2ab 3abc। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है, अगर डिस्टेंस हाफ हो, सीधी बात यह है कि डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2, 3 तक आएगा मैक्सिमम, तो 2 ही पूछेगा। ठीक है, तो ये है, इनको नोट कर लेना। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन। 2ab a प्लस बी, 2ab a प्लस बी, 6 प्लस 3 9, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, आंसर क्या आया 4। अब इसके अंदर काफी बच्चों ने मार्क किया हुआ 4.5। कैसे भैया, 6 भैया 3 प्लस 9 हुआ भैया 9 टोटल चल रहा है, 2 से कर दो ना, सीधा एवरेज निकाल लो, कितना आया 4.5। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे 2000 नहीं बनना है अपन को। ठीक है, अपन को कॉन्सेप्चुअली काम करना है। ठीक है, मार्क्स लेके आने हैं। ओके चलो, अब देख एक और समझ। ये तो भाई डी बाई टू बोला, मतलब इक्वल डिस्टेंस के लिए है, तो लिख लेना इन दोनों को, हाईलाइट करके लिख लेना कि अगर डिस्टेंस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो क्या स्पीड होती है, अगर टाइम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो क्या स्पीड होती है। मान लो टोटल टाइम टी लग रहा है, पूरी जर्नी को कवर करने में टोटल टाइम टी लग रहा है, यहां से यहां तक टी बाई टू, बाकी हाफ ऑफ द टाइम, ठीक है, वो स्पीड 6 किलोमीटर चल रहा है पर आवर से, और हाफ ऑफ द टाइम वो 3 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। तो एवरेज स्पीड निकाल, क्या होगा a प्लस बी बाई 2, खत्म। समझ में आया? 3 होती तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ठीक है, अर्थमेटिक मीन होता है ये, एवरेज बोल सकते हो। ये तीनों के लिए, 4 के लिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, ठीक है। अपने क्या काम का है ये वाला। अगर स्पीड 2 गिवन हो तो और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो तो ये लगाना है, और अगर डिस्टेंस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो अपन को वो करना है। समझ में आई? बढ़े आगे, चलो
करो। हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन है भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। एफर्ट लगा दे 100% अपने ना। अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, अब तक का। ऐसा नहीं करना है कि इस क्वेश्चन के बाद गायब बच्चे सारे, ना ना। देखो आराम से समझाएंगे, समझ में जरूर आएगा, है ना। अरे पूरा ट्राई करो इसको अच्छे से। अरे देख, इन अ किलोमीटर रेस गिवन, पहले ही है अपने को कि किलोमीटर रेस है, 1000 मीटर चल रहे हैं। ठीक, पहला पॉइंट। ए बीट सी बाय 30 सेकेंड्स एंड बी बीट सी बाय 15 सेकेंड। इफ ए बीट सी बाय 180 मीटर, द टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर इज। ओहो ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर या 1000 मीटर बोल सकता हूं। ठीक, ये तो समझ में आ गया भाई। एक रेस है, ए इधर पहुंचा जबकि बी इधर था। पूरा 1000 मीटर का ट्रैक है, ए ने रेस खत्म कर दी है, अब बी इधर है, तो बी को 30 सेकंड से रहा है। कितने सेकंड से रहा है? 30 सेकंड से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बी अगले 30 सेकंड में रेस खत्म कर देगा। ठीक है, ए ने बी को 30 सेकंड से बीट किया, तो मतलब ये है कि बी अगले 30 सेकंड में ए के पास पहुंच रहा होगा। ठीक, बी बीट सी बाय 15 सेकंड, इसको रोकते हुए इफ ए बीट सी बाय 180 मीटर, बोलता है कि ए ने बी को तो 30 सेकंड से बीट किया, पर ए ने सी को 180 मीटर से बीट किया। मतलब कि जब ए ने 1000 मीटर चला तो बी कहीं पीछे होगा। कितना पीछे? 180 मीटर पीछे होगा। अगर अपन देखें तो 880 मीटर चल लिया होगा। ठीक है, हाँ 820 मीटर। अगर सी 820 मीटर चलेगा तो अगर 180 मीटर ऐड करोगे तो 1000 मीटर आया होगा। तो टोटल अब तक ने सी 820 मीटर चला होगा और बी 60 सेकेंड। ठीक है, और बी से पीछे भी है सी। ठीक है, कितना पीछे हमें नहीं पता। उसमें एक चीज और गिवन है कि बी सी को रहा था 15 सेकंड से, तो कहीं अगर बी, मान लो दोबारा बनाया, बी कहीं यहां पहुंचा होगा। ठीक, आराम से समझना, बिल्कुल धीरे धीरे। बी अब यहां पहुंचा पूरे रेस खत्म करने के बाद, पर सी कहीं अभी इधर ही है, तो सी 15 सेकंड और चलेगा अभी जब पहुंचेगा। ठीक, दोबारा समझना क्वेश्चन। ए ने रेस खत्म की, बी अगर 30 सेकंड और चलता है तो पूरी रेस खत्म कर देगा, और ए ने सी को 180 मीटर से हराया कि अगर सी 180 मीटर और चलेगा तो रेस खत्म करेगा। ठीक, एक स्टेटमेंट और गिवन है कि बी ने सी को 15 सेकंड से हराया। अब मुझे ये बताओ कि जब ए ने रेस खत्म कर दी थी तो सी कितने पीछे था, मतलब कितना सेकंड पीछे था। देखो मेरी बात समझना आराम से भाई, यहां से यहां तक इसको चलने में, यहां से यहां तक चलने में इसको 15 सेकंड और लगे हैं। ठीक है, बी तो पहुंच गया, और बी कितने सेकंड पहुंचने वाला था? 30 सेकंड्स में। बी 30 सेकंड्स चलेगा तो ही तो पहुंचेगा ट्रैक खत्म करके। भाई हमको ये पता था कि बी अगले 30 सेकंड में पूरी रेस खत्म कर देगा, अगले 30 सेकंड में पूरी रेस खत्म कर देगा। तो अगर बी 30 सेकंड चला तो सी कितना चल रहा होगा? जब बी चलेगा 30 सेकंड तो सी भी तो चलेगा ही ना, तो सी कहीं यहां होगा 30 सेकंड बाद। 30 मीटर नहीं, 30 सेकंड है। ठीक है, 30 सेकंड बाद सी कहीं होगा और बी इधर पहुंच गया, तो मतलब मैं मान लूं कि सी कहीं यहां था जब बी यहां था। ठीक है, और ए इधर था। अब जब बी 30 सेकंड चला तो यहां पहुंचा, हटा दो, तो सी कहीं यहां होगा। ठीक है, बस बी तो 30 सेकंड चला तब पूरी रेस ट्रैक खत्म की, तो अगर बी 30 सेकंड चला है तो सी भी 30 सेकंड भाग ही रहा होगा। दोनों भाग ही रहे हैं क्योंकि ए का तो खत्म हो गया, वो दोनों चल रहे हैं। बी ने 23 सेकंड तक चला, सी 23 सेकंड तक चला। अब बी के खत्म होने के बाद भी सी चलेगा, 15 सेकंड चलेगा। ठीक है, और मुझे पता था कि सी स्टार्टिंग में 180 मीटर पीछे था, 180 मीटर पीछे था। सीधा बात यह है कि सी को 45 सेकंड लगेंगे 180 मीटर चलने में। बस ये निकालना था, इसने ये निकाल लिया, उसका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ये नहीं मानता कि क्वेश्चन बिल्कुल रख दिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आता ट्रैक, जिनको नहीं रेस के बारे में थोड़ा आइडिया, उनसे नहीं होगा।
बेसिक्स पढ़ना जरूरी है, अपन ने नहीं बनाया अभी टीएससी के ऊपर, बना देंगे अब, ठीक है। पर जितना भी मैंने समझाया है उसे समझा आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे ये समझ में आता है कि सी 45 सेकंड चलेगा तो यहाँ पहुंचेगा, और 15 तो इधर चल रहा है यार, ठीक है, सीधा बात है। और इधर इसको 30 सेकंड और चलेगा, जितना बी चलेगा उतना तो भगेगा ही ना, और बी खत्म हुआ उसके बाद 50 सेकंड और चाहिए, तो 30 + 15 45 सेकंड सी चलेगा। अगर सी 45 सेकंड और चलेगा और वो स्टार्टिंग में 180 मीटर पीछे था, ठीक है, तो सी 180 मीटर कवर कर लेगा 45 सेकंड में, या मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस बाय टाइम इट्स इक्वल टू स्पीड। स्पीड किसकी? सी की। सी का स्पीड कितना आया? 4 मीटर पर सेकंड। समझ में आता है? तो सी निकाल सकता हूं कि मैं 1000 मीटर द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड कवर कर लेगा 250 सेकंड में। आया? इसी 250 सेकंड में पूरा ट्रैक खत्म कर लेगा। अब निकालना क्या है मुझे? ए का। अब अभी मैं इधर से क्या निकाल रहा था कि जब सी इधर था, ए इधर था, ठीक है, सी को 180 मीटर चलना था, और 180 मीटर कितने सेकंड में चलना था? 45 सेकंड में। तो मतलब सी जो है, मतलब बी तो 30 सेकंड पीछे था ए से, और सी 45 सेकंड पीछे था। तो अगर सी पूरा ट्रैक 250 सेकंड में कवर कर रहा है तो ए कितने में कर रहा होगा? 25 सेकंड में, 205 सेकंड में। समझ में आया? एक बार फिर से इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो, खुद से ट्राई करना, और जो जो मैंने बोला है तो फिर से रिवाइज करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा दोबारा ट्राई करना खुद से, जितना पढ़ा, जितना मेरा बोला है उसको दोबारा एक बार सोच से चलना, खुद से करना ट्राई। उसके बाद ना समझ में आए तो फिर से इस जो क्लिप है उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा, पक्का आएगा, गारंटी है। और ना भी आए तो मुझे बता देना कमेंट में, फिर समझा देंगे, ठीक है। चलो, पूरा समझा तो अच्छे से दिया यार, बिल्कुल एकदम खोल के, ठीक है। और फिर भी ना समझ में आया तो कोई नहीं, बता देंगे ना, ऐसी कुछ बात नहीं है। समझ में आना चाहिए यार तुम्हें, ये प्रायोरिटी अपनी हो। करो करो करो। देखो क्वेश्चन बोलता है अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स, ठीक है, इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ। हो ठीक ठीक ठीक। वही भाई d/2 हाफ ऑफ जर्नी द स्पीड ऑफ 40, हाफ ऑफ जर्नी द स्पीड ऑफ। मुझे पता है कि तुमने काफियों ने क्या किया होगा कि टाइम को कर जाओगे इक्वली, 10 5 5 खत्म, लगा जाओगा 40 + 60/2, क्या होगा? 50 आंसर। स्पीड 50 आई होगी और टाइम लग रहा है 500 किलोमीटर। ऑप्शन में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा ना, गलती। देखो इसे बोला कि हाफ ऑफ जर्नी 40 से, हाफ ऑफ जर्नी 60 से, तो तुमने डिस्टेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिस्टेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तुम्हारी एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी क्या आएगी? 2ab a + b, हाँ कि ना? ठीक है, अरे यार 2ab a + b, 2ab a + b बोलू तो 100, टक 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 टक, 8 × 6 48 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड आएगी। अगर मेरी एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है तो मुझे टोटल कवर करने में 10 आवर लग रहे हैं। भाई एंटायर जर्नी को कवर करने में मुझे 10 घंटे लगते हैं, और मुझे एवरेज स्पीड पता है 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर पर आवर इंटू 10 कर दूंगा तो क्या आएगा? मेरा डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। वी हैव स्पीड एंड टाइम, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। समझ में आया? इसकी स्पीड हाफ ऑफ जर्नी में गिवन थी और हाफ ऑफ जर्नी में गिवन थी, ठीक है। तो हमने पहले एवरेज स्पीड निकाली, एक स्पीड चाहिए ना, तो हमको ये नहीं पता कि इसने ये कितने टाइम में चला, नहीं ये पता कि ये कितने टाइम में चला। अगर गिवन होता कि 4 ओवर इस स्पीड से चला, 6 ओवर इस स्पीड से चला, तो क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसने बताया नहीं कि हमें कितना कितना डिस्टेंस कितने कितने टाइम में कवर करना था, ठीक है। एवरेज स्पीड निकाल ली। समझ में आता है? आगे बढ़ो।
प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव डन विद टाइम स्पीड डिस्टेंस। अभी कुछ क्वेश्चन तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन तुम्हारे कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं, फिर शायद एक या दो टाइम एंड वर्क का भी है ना। करो। A man wanted to sell an article with a 20% profit, but he actually sold at 20% loss for rupees. Okay. At what price he wanted to sell it to on a profit 20%? Okay, okay, okay. घूम गए तुम तो। A man wanted to sell an article with a 20% profit. Okay. देखो इसमें यार दो मेथड है। या तो तुमको ये वैल्यू मान लो 100, ठीक है, स्टार्टिंग 100 प्राइस था, चाहता था 20% प्रॉफिट ले रहे, मतलब 120 में बेचना चाहता था, लेकिन बेचा कितने में, 80 रुपीज़ में, 20% लॉस में। उससे सॉल्व कर लो। या एक मेथड ये है, एक्स लेके करो, वेरिएबल एक्स था, देखो समझो, मैं सीधा करूँगा, ठीक है, फ्रैक्शंस परसेंटेज तो बार बार नहीं बताऊँगा, चल जा भाई, एक्स था मेरा, ठीक है। अगर मैं इसको 20% प्रॉफिट में बेचना चाहूँगा तो 6/5 ऑफ एक्स बेचूंगा 20% प्रॉफिट के बाद। मैं इसको 20% लॉस में बेचना चाहूंगा तो 4/5 एक्स बेचूं, भाई एक्स था 1 + 1/5 6/5, 1 - 1/5 4/5। समझ में आता है? बहुत बता दिया अब तो यार, ये काफी बार बता दिया अच्छे से, ठीक। बट ये एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस, मतलब इसमें इतने पे बेचा है, चाहता था ये प्राइस पर बेचने में, पर बेचा इसने इस वाले प्राइस, और उसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है 480। तो मैं मानूं कि 4/5 एक्स की वैल्यू गिवन है 480, 120 एक्स का वैल्यू क्या है, 120 × 5 बोले तो 600। ये कितनी आई, एक्स की वैल्यू आई है 600। तो बताओ निकालना क्या है कि एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मतलब कि अगर ये प्राइस है, इसको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो किस प्राइस पे सेल करेगा, किस पे करेगा, तो 6/5 ऑफ एक्स, 6/5 ऑफ एक्स कितना आया, समझ में आया, 720 रुपए में इसने बेचना पड़ेगा, ठीक। करो नोट, बताता हूँ एक दूसरे मेथड से भी, 100 वाले से भी, इसको अच्छे से करो, इजी क्वेश्चन है यार, बिल्कुल यार, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो तुम, बार बार कह रहा हूँ तुमसे, वरना बड़े गिल्ट करोगे, बाद में रिग्रेट करोगे इन चीज़ों को। देख, मान ले कि मैंने 100 माना प्राइस, ठीक है, एक्स मान के भी कर सकते हो, इजी पड़ेगा, 100 मान के भी कर सकते हो। 100 माना मैंने प्राइस था, मुझे बेचना था 120 पर, बेचा कितने पे, 80 पर, 80 की वैल्यू क्या गिवन है, 480। बोल सकता हूँ कि 80 यूनिट की वैल्यू गिवन है 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, 6, ठीक है, 480 अपॉन में 80, 6 आया, तो 100 की यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 100, 600, और एक यूनिट की वैल्यू 6 है, कितनी आएगी, ऐसे भी कर सकते हो, आना तुम्हारा 720 की, ठीक है। चले आगे, नथिंग इज की कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगला ये भी कराया हुआ है भाई मैंने, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस बुक की सेम हो, सब कराया हुआ है। इसमें पहले अपन कॉन्सेप्ट वाला करेंगे, फिर अपन ट्रिक वाला करेंगे। करो सोल्व। देखो, the cost price of 36 book is equal to the selling price of 30 books. Okay, okay. तो सबसे पहले इसको देख, इसमें तो गिवन है गेन, मान लो कि गिवन नहीं होता, पूछता कि गेन या प्रॉफिट, गेन या लॉस क्या हो रहा है, और निकालो कितना हो रहा है, ठीक है। क्या करते, सोचो कि 36 बुक की जो प्राइस थी, उसी प्राइस में उसने 30 बुक बेची है। 36 बुक्स की जो प्राइस थी, उसी प्राइस में 30 बुक्स बेची, मतलब कि 6 बुक को उसको फायदा हो गया, जितने में 36 बुक ली, उसी प्राइस में बेची 30 ही बस, तो 6 बुक ने रख ली, उनको कुछ और प्राइस में बेचेगा, प्रॉफिट बन रहा है। मान लेता हूं कि एक बुक की कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज है,
वन बुक कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज, 36 बुक कॉस्ट प्राइस 36 रुपीज। ठीक है, अब ये जो प्राइस है कॉस्ट प्राइस, ये 30 जो बुक है उनकी सेलिंग प्राइस यही है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने की टोटल 36 बुक की कॉस्ट प्राइस है उतनी ही सेलिंग प्राइस है 30 बुक्स की। मैं बोल सकता हूं कि 30 बुक्स की सेलिंग प्राइस भी क्या है, 36 रुपीज है। 30 बुक सेलिंग प्राइस 36 रुपीज है। एक बुक की सेलिंग प्राइस क्या होगी, 6/5, 36/30, 6/5 सेलिंग प्राइस 1 बुक। एक बुक की सेलिंग प्राइस 6/5 रुपीज, कॉस्ट प्राइस क्या था 1 रुपीज। प्रॉफिट क्या होगा, 1 से 6/5 में जाना है, 6/5 माइनस 1 बाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। क्या होगा 1/5 इंटू 100, 20% का प्रॉफिट। ये तो था अपना कॉन्सेप्चुअल, कॉस्ट प्राइस माना, सेलिंग प्राइस में इक्वल किया, ये आया, समझा, समझा, देखा भी। पर अपन ये नहीं करेंगे। हम क्यों करें, जब हमें ट्रिक आती है तो भाई कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो तो मानी बात, लेकिन एग्जाम में थोड़ी बैठेंगे करने ना। देख करना क्या पेपर में, 36 CP ये गिवन है मुझे, 36 CP इज इक्वल टू 30 SP। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से जब तो प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से तो लॉस हो रहा होगा। ठीक, तो CP बाय SP का रेशियो निकालूंगा मैं, बाय CP, SP नीचे आया तो 36 नीचे जाएगा, 30/36, फर्दर सोल्व कर लूंगा तो 5/6। ठीक, CP टू SP जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, CP टू SP जाएंगे तो भी प्रॉफिट होगा। कितना यूनिट था, CP 5, SP कितना यूनिट है 6, बढ़ा कितना, 1 बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा 5 पर इंटू 100, 20% खत्म। तो मैं ये करूंगा ना, ये तुम्हें बताया इसलिए तुम्हें थोड़ा बड़ा लग रहा है, वरना क्या करोगे, CP SP 30/36, 5/6 20% प्रॉफिट। ठीक है, 1/5 क्या होता है 20%, बढ़ा कितना 1/5, खत्म। मान लो अगर ऐसा होता तो 4/5 कितना बढ़ा 1, कितने पर 4 पर, 1 बढ़ा 4 पर कितना होता है ये 25%। फ्रैक्शन फ्रैक्शन परसेंटेजेस आया, ये भी ना होता, मान लो ये गिवन होता 3 to 5 चेंज हो रहा है, कितना बढ़ा 2 बढ़ा, कितने पर बढ़ा 3 पर बढ़ा, इंटू 100 कर लो, फ्रैक्शन याद नहीं है तो क्या आएगा 66.66%। ठीक है, आया आप समझ में, क्या जिसको पता है कि 1/3 होता है 33.33, तो 2/3 क्या होगा 66.66%। ठीक है, चलो अगला करो। पहले अपन कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, इसके बाद अपन ट्रिक भी करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है एक चीज समझाने के लिए। देख, अ पर्सन सेल्स टू अ मशीन एट ₹990 ईच। ठीक है, मतलब कि 2 मशीनों को एक ही प्राइस पे बेचा 990 पर। ठीक, अब ये नहीं पता कि मशीन दोनों एक ही थी, मशीन थी, हो सकती 2 मशीन हो सकती हैं, एक भी हो सकती है। On one he gains 10% and other he loses 10%. His profit or loss in this whole transaction. अब देखो इसमें ये भी नहीं पता कि भाई प्रॉफिट है लॉस है, तो जिनको नहीं पता मेथड को तो छोड़ दो ना छोड़ दोगे खुद ही छोड़ दोगे तुम यार। ठीक, तो निकालना है मुझे ना, 990 मेरा सेलिंग प्राइस है, 990 मेरा सेलिंग प्राइस है। इसका थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, डरना नहीं है, कर लेंगे यार, कोई बात नहीं। देखो 990 मेरा सेलिंग प्राइस है दोनों का, ठीक, पर एक मशीन को इस प्राइस पर बेचने में तो लॉस हो रहा है और एक मशीन को इसी प्राइस पर बेचने में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, दोनों की प्राइस निकालनी पड़ेगी, एक की 990 से ज्यादा आएगी, इसकी लॉस हो रहा है, एक का 990 से कम आएगा प्राइस, कॉस्ट प्राइस, जिसका प्रॉफिट हो रहा है।
ये बात भी क्लियर है। ठीक, अब देख मैं मान लेता हूँ कि मेरा एक्स प्राइस था, ठीक, एक्स मेरा सीपी है, और मुझे इस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का ये होता है, या शॉर्ट में लिखूँ सीधा, एक्स इंटू 11/10 इक्वल टू 990। भाई मैंने मान लिया कि मुझे एक्स जो था रुपीज, उस पे 10% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ये प्राइस। ठीक, इसको सोल्व करूंगा, 9 एक्स मेरा क्या है 900। भाई एक तो कॉस्ट प्राइस मेरी ये आ गई 900। ठीक, और समझना भी, समझते जाओ बस। अगले उसकी भी 990 एसपी थी, लेकिन अब इस पे लॉस हो रहा है। मैंने मान लिया प्राइस बाई था, 1 माइनस 1/10 बोलूंगा तो 9/10, लॉस हुआ 10% का, प्राइस यही रहेगा। ठीक है, उड़ा दिया मैंने 110 से, वाई क्या आया 1100, तो ये मेरा दूसरे का प्राइस। भाई इससे इसमें बेचने में लॉस, पर इसी को इस पर बेचने में प्रॉफिट, तो मेरा दोनों का कॉस्ट प्राइस निकला, दोनों की सेलिंग प्राइस भी है। ठीक, सेलिंग प्राइस टोटल कितनी है 990। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है 1980। ठीक है ना, 1980, ये तो मूवी का नाम है, सही तो कर रहे हैं 1980। ठीक है, और अगर ये भैया एक्स प्लस वाई कॉस्ट प्राइस मिलाया कितना बना 2000। ठीक है, आता समझ में, कॉस्ट प्राइस दोनों का ऐड किया 2000 बना। ठीक है, सेलिंग प्राइस दोनों का 980 बना, प्रॉफिट है लॉस, लॉस भैया कितना भैया 20 रुपीज का लॉस, कितने पर 2000 पर, इनटू में 100। टिक टिक कितने टाइम्स 100 टाइम्स 1% का लॉस। आया समझ में, ये अपना कॉन्सेप्ट मेथड। पूरा एक बार देख लो अच्छे से, नोट करो इसको, और यार नोट करो पूरा अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब देख, पर अपन ये करेंगे क्या जी, अपन नहीं करेंगे भाई, अभी टाइम है तुम्हारे पास सीयूटी के लिए, इसलिए तुम्हें ये सब चीज बता रहा हूँ, तुम्हारे और एग्जाम में भी काम आएगी। अब देख, कभी भी सेलिंग प्राइस दो आइटम की सेम हो, सेलिंग प्राइस इफ सेलिंग प्राइस सेम फॉर टू आइटम्स, किसी भी दो आइटम्स के लिए सेलिंग प्राइस सेम हो और वन पर x% का प्रॉफिट हो और वन आइटम पर x ही % का लॉस हो। लिख लेना इसको अच्छे से, इफ सेलिंग प्राइस सेम फॉर टू आइटम्स और वन पर x% का लॉस, सॉरी प्रॉफिट, और वन पर x% का लॉस, ऐसे लिख लेना अच्छे से, तुम्हें समझ आना चाहिए, बस तुम्हारी नोटबुक है, तुम्हें समझ आना चाहिए क्या लिखना है। ठीक, तो मुझे हमेशा लॉस होगा अगर ये कंडीशन है कि दो आइटम की सेलिंग प्राइस सेम है, जो कि इस क्वेश्चन में थी, एक पर x% का प्रॉफिट और एक पर x% का लॉस। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल मुझे लॉस ही होगा, और लॉस कितना होगा x²/100 का। करो नोट, स्क्रीनशॉट ले लो जाए। सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए दो आइटम का, एक पर x% का प्रॉफिट, एक पर x% का लॉस, ओवरऑल हमेशा मुझे लॉस होगा x²/100 परसेंटेज का। अभी इसमें x की वैल्यू कितनी थी 10%, तो ओवरऑल लॉस कितना होता मुझे सीधा 10 का स्क्वायर बाय 100 परसेंटेज, 100/100 परसेंटेज 1%, खत्म, चमका, कर लोगे, सीधा है, सिंपल है, याद रखना इसको हमेशा। बढ़े आगे, करो अगला, इजी है। करो 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 करो, 10 मिनट ड्रिंक सम वाटर।
चलो बस कुछ क्वेश्चन हो रहा है ना, क्यों अगर मैं पढ़ाने की रखता तो हिम्मत तुम्हें समझने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। पूरा देखो, साथ देखो, अच्छे से समझते चलो सब क्वेश्चन को। ठीक, ए सेल बाइसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सेल इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक, सी पेज रुपीज, ओके 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 हो जाए। वही दो मेथड है, एक वेरिएबल मान के करो। ठीक है, अगर वेरिएबल तुम्हें नहीं मानना है तो तुम 100 लेके भी कर सकते हो। पहले 100 से करते हैं, फिर वेरिएबल भी कर लेंगे, या पहले वेरिएबल से करें? पहले वेरिएबल्स करते हैं, कुछ अलग एक्सपीरियंस लेते हैं एक बार। हाँ, आ गया। मान लो कि ए ने लिया x रुपीज में, ठीक है, ए ने लिया x रुपीज में, ए सेल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बी को बेचता है 20% प्रॉफिट पर, मतलब कि बेचता है बी को 6/5 ऑफ x, इसमें बेचता है सी को, बी सेल करता है 25% प्रॉफिट पर। ठीक, कितने पर? 25% प्रॉफिट पर, मतलब कि 6/5 ऑफ x तो चल ही रहा था, इन भाई साहब ने 5/4 कर दिया। ठीक है, सी को। अब भाई साहब जो सी है उसने प्राइस पे किया इसका कितना? 225। खत्म, बस यार यही तो था। एक्स की वैल्यू निकाल लो इधर से, उसकी वैल्यू आ जाएगी। टुडक टुडक 2 टाइम्स, टुडक 3 टाइम्स। ठीक, 3/2 ऑफ एक्स 225 इक्वल कितने बार उड़ाऊं? 7 5 75। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 75 इंटू 2 150 भैया। ठीक है, आंसर क्या चाहिए था हमको? ठीक, कितने में लिया ए ने? ये ना 150 में। समझ में आ चमका के नहीं? चले, अब भैया इससे नहीं करना हमको तो वो पता 100 वाला, वही समझ में बैठता है हमारे तो। ये एक्स वाई का चक्कर नहीं समझ में बैठता। देखो भाई, देख, ए ने लिया 100 यूनिट्स में, बी को सेल करता है 20% अबव, बोलूं 120 में, बी सेल करता है सी को 25% अबव, कितने में? 150 में, 25%, 30। ठीक 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 है। तो ए ने लिया 100 में, बी को बेचा 120 में, बी ने 120 में लेगा 150 में सी को बेचा। अब 150 यूनिट की वैल्यू की बने 225, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 225/150। कुछ गलत नहीं, 25 से काटा 9 टाइम्स 6 टाइम्स 3/2, 1 यूनिट की वैल्यू 3/2, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 150। आया डी ऑप्शन। ठीक है, कर लोगे? दोनों मेथड हो गए अपने। एक्स लेके करो तो बेटर है। बाबू बोलो परसेंटेज फ्रैक्शन, जो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज 20 तक है, उनको याद कर लो, चिपका दो नोटबुक में, जो भी पेज लेके, अगर वॉल पे चिपकाना है वॉल पे चिपकाओ, स्टिक नोट बनाना स्टिक नोट बनाओ, फोन में रखना कैसे भी करो, उनको याद करो। वो प्रॉफिट लॉस में, रेशो में, एवरेज में, हर जगह काम आते हैं, बड़ा काम इजी हो जाएगा तुम्हारा। चलो, इजी, हाँ हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है भाई, ये थोड़ा ट्रिकी है। अब ट्रिकी तो तुम्हें करना पड़ेगा, कर लोगे लेकिन यार, ऐसी बात नहीं है, कर लोगे, बच्चे तुम बड़े शानदार हो। If a man estimates his losses as 20% of the selling price, then his loss percentage, ठीक, बोलता है कि किसी आदमी को लॉस हुआ 20% का हुआ, लेकिन सेलिंग प्राइस पे हुआ। हमें हमेशा लॉस प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस, वो तो मैंने बताया भी था, हमेशा लॉस प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे ही लेके चलना है। हुआ तो इसको कॉस्ट प्राइस पे ही है लॉस, लॉस तो कॉस्ट प्राइस पे होना है, तो जितने में मैंने लिया उसी पे मैं या तो ज़्यादा में सेल करूंगा या कम में सेल करूंगा, प्रॉफिट है लॉस होगा तो सीपी पर।
तो इसने बताया कि जितना भी लॉस हुआ ना उसको, उसका प्राइस जितने भी लॉस जितने रुपीस का हुआ वो सेलिंग प्राइस के 20% के इक्वल है। ठीक, मैं बात अज्यूम करता हूँ कि सेलिंग प्राइस मेरा 100 है, सेलिंग प्राइस मेरा 100 है। अब इसके 20% के इक्वल मुझे लॉस हुआ, 20 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है, यही बोलना चाहता है क्वेश्चन कि 100 मतलब सेलिंग प्राइस के 20% के इक्वल मुझे लॉस हुआ, मतलब 20 रुपए का लॉस हुआ। अगर 20 रुपए का लॉस होके मेरी ये सेलिंग प्राइस है तो मेरी सीपी क्या होगी भाई, 120। समझा? अब 120 से देख लो, 100 पे बेच लो, 20 रुपए का लॉस हो रहा है, सही भी है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? दैट इज लॉस परसेंट। अब निकालना कैसे, वही लॉस है तो सीपी माइनस एसपी, कितना गैप 20 अपॉन में ऑलवेज सीपी इंटू 100। ठीक, कितना आया 1/6, या बोल सकता हूँ 100/6, या बोल सकता हूँ 50/3% तेज का लॉस। ठीक ठीक ठीक, या 16.66% भी इसे ही कहते हैं 1/6। आ रहा है तुम्हारा 1/6 इंटू 100 करो यही आएगा, इसको सोल्व करोगे तो भी वही आएगा 16.66। चलो अगला, सबसे इजी, रेशियो प्रॉफिट लॉस दोनों मिक्स है, कोई बात नहीं। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में रेशियो गिवन है, ये सीपी ये एसपी, सीपी टू एसपी जाने पर एक डिक्रीज हुआ, कितने पर, सीपी पर, कितना, ये प्रॉफिट है लॉस, ये लॉस कैसे, क्वेश्चन में भी लिखा है, और 5 से 4 में कोई चीज बेचोगे तो वैसे लॉस ही होना है। समझ में आया? ये सबसे इजी था यार। चलो अगला, ये तुम्हें एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए यार, वो प्राइस इनटू कंजप्शन, ये तुम्हें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, पढ़ाया भी हुआ है। द प्राइस फॉर कोल इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बाय व्हाट परसेंट अ मैन शुड रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। देख इसमें कुछ नहीं था यार, कुछ भी नहीं था। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। मैंने बताया कि प्राइस अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, तो प्राइस और कंजप्शन में जो इंक्रीज डिक्रीज होता है वो एक ही मेथड के ऊपर होता है, n/d इंक्रीजेस तो n अपॉन में n प्लस d डिक्रीजेस। भाई न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज होता है तो न्यूमरेटर अपॉन में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है। या जैसे 1/5 इंक्रीजेस तो 1/6 डिक्रीजेस, 1/2 इंक्रीजेस तो 1/3 डिक्रीजेस। ठीक, प्राइस किसमें से बढ़ा, 1/5 से। कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा, खत्म, ये था बस, कुछ भी नहीं, कितना। लेकिन नहीं पता अगर परसेंटेज फ्रैक्शन तो पूरा करते तुम फालतू का। एग्जांपल दूं, देख मान ले ये 600 है, 20 × 30 एक्सपेंडिचर है, ये प्राइस है कंजप्शन। प्राइस कितना बढ़ा 20% से, 20% निकाल, 20 का 1/5 4, मतलब कि सॉरी 1/5, हाँ 24 होगा ना, सही तो है, कुछ गलत तो नहीं किया। ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही है तो निकाल इसका क्या आएगा वैल्यू, इसको डिवाइड कर दे यार, कितने से काटे, 12 से 50, 2 टाइम्स 25, ये आएगा। कंजप्शन कितना आया मेरा 25, भाई कितना डिक्रीज हुआ 30 to 25, 5 का डिक्रीज हुआ 30 पर, इंटू 100, 1/6, ये पूरा सोल्व कर ले वही आएगा यार। मैं इतना करूंगा क्या, इतना माथापची कौन करेगा, पूरा एग्जांपल लोगे, एक वैल्यूज मानोगे, इतना याद रखो ना। एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन रिड्यूस करना पड़ेगा, कंजप्शन बढ़ा दो प्राइस कम कर दो, बात तो वही है, समझा। चलो अगला, ओहो प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म। भाई 2 से 3 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं, फिर एक क्वेश्चन अपना टाइम एंड वर्क का है।
देन वी हैव डन विद दिस क्लासेस आल्सो। तुम्हारा 3 क्लास हो जाएगा। चलो कैसे करना है, इजी। कंपाउंड इंटरेस्ट है, पेन सेलेक्ट करो बार बार यार, आजा आजा आजा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला P1 प्लस R 100 N माइनस का P, ये होता है इंटरेस्ट निकालने का, ये फॉर्मूला है। मुझे अमाउंट निकालना है, बस में 3-4 चीज़ होती हैं। प्रिंसिपल होता है, एक अमाउंट होता है, इंटरेस्ट होता है, रेट परसेंटेज हो गया, टाइम और चीज़ होगी, ठीक है। सीधा बात है, प्रिंसिपल कुछ था, अमाउंट चाहिए, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लगने के बाद ही तो अमाउंट बनता है। जी क्या आता है, मेरा अमाउंट आता है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो फॉर्मूला है TRT/100, वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है, याद रखना। इसमें इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल माइनस कर देना भाई, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगा, अमाउंट बना, उस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दे, क्या बचेगा, इंटरेस्ट बचेगा। समझ आती है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ऑन रुपीज, ये क्या बना, प्रिंसिपल मतलब 2 ईयर्स क्या है मेरा, टाइम है। रेट परसेंटेज क्या है मेरा, 2% पर एनम। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। इंटरेस्ट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। तो अमाउंट कितना बनेगा मेरा, सॉरी 1 + 2/100 1/50 टाइम 2। सही है, स्क्वायर होता 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। टक 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 25 बनता इंटू अपन में 100 है, ठीक। 4 टाइम्स 100/25 4 ही होता है, ठीक है। 51 का स्क्वायर क्या होता है, बताया हुआ है, सोल्व करना। 25 से कितना ऊपर, सॉरी 50 से कितना ऊपर है, 1, तो 1 का स्क्वायर 0 1, जितना भी ऊपर है या जितना भी नीचे है 25 में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। ये सब चीज बताई हुई है यार, तो इस कैलकुलेशन है, क्या आएगा 4 0 4 8 और 10। ये मेरा है अमाउंट, 10,404 रुपीज अमाउंट आया। मुझे चाहिए इंटरेस्ट, तो इसमें से 10,000 माइनस कर दे, ये मेरा आया इंटरेस्ट। तुमका कर लोगे, कुछ क्या अलग से है, सिर्फ आइडेंटिटी लगाइए, फॉर्मूला लगाया है, बाकी सब कैलकुलेशन थी, ठीक। चलो डरना नहीं इन क्वेश्चनों से, इनसे तुम्हारी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। चलो जो पढ़ा है वो अप्लाई करो, बस जो निकालना है उसको एक जगह लिखो, जो गिवन है उसको एक जगह लिखो, अप्लाई करते जाओ, जो कुछ पढ़ा है आ जाएगा। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 2000 अमाउंट ₹240, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट पे ईयर निकालना है, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर गिवन होता है ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो यूज करना है, वरना ऑलवेज कंपाउंडेड ईयरली ही काउंट करना है, ठीक। अमाउंट कितना था, 2000 था, इंटरेस्ट कितना था, 10% था, 10/100 1/10 10, क्योंकि हमें नहीं पता कितना टाइम है। अमाउंट कितना हुआ, 240, ये अमाउंट है, ठीक है। इससे इतना चला, ठीक। 0 से 0 उड़ा दिया, 2 से काटूं, 1 0 0, 2 से 1 2 1, आगे सोल्व करूंगा तो 11/10 10 1 2 1/100, ठीक है। इसको मैं और भी सोल्व कर सकता हूँ यार, 11/10 10, दोनों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11/10 की पावर n और 11/10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है।
अब पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। तो एन का वैल्यू क्या आया 2, चमका 2। बस ये था कि 11/10 तुम्हें दिख रहा था, तो इसको मैंने 11/10 में चेंज किया। ये 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 100 10 का स्क्वायर होता है। तो वो किया, अगर दोनों बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, अगर इक्वल बीच में है तो। ठीक, ये इंडिसेस एंड सर्ट्स का कॉन्सेप्ट है। चल अगले पे, क्या बात है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, करो ये। थोड़ा सा तुम्हें पड़ सकता है कॉम्प्लिकेटेड, वरना ऐसा कुछ है नहीं। करे, देखो, if a certain amount of money becomes 64,000 in 2 years and 1,25,000 in 5 years, ठीक है, find the principal and the rate of interest being compounded yearly। ओके, मानता हूँ प्रिंसिपल पी, ठीक, 2 साल में पढ़ा, इंटरेस्ट भी नहीं पता मुझे, और मुझे प्रिंसिपल भी नहीं पता, ठीक है। मान लेता हूँ 1 + r/, टाइम 2 साल के बाद इतना हुआ। प्रिंसिपल तो सेम ही है, 1 + r/100। भाई मुझे ये गिवन था 1,25,000। अब इन चीज से मैं क्या बना सकता हूँ वो सोचो। मैं पी का वैल्यू डालूं इसमें, काम बन सकता है, या मैं ऐसे काम करूं कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माना, और इक्वेशन 2 को अगर मैं इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं तो पी से पी गया, 1 + r की जो ये पूरा है इसकी वैल्यू 5 है, ऊपर इसकी वैल्यू 2 है, तो डिवाइड करूंगा तो 2 तो गया, 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3 कुछ गिवन तो मान लो। क्या करते हो, ये करते हो ना, अरे a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m - n, इंडिसेस आया कुछ याद, वही करना है इधर भी। इक्वेशन 2 को मैंने इक्वेशन 1 से डिवाइड किया तो p से p तो गया, इसको लिखता हूं मैं 1 + r/, और 3 इसको 125,000,64,000 उड़ा दिया। ठीक, और कुछ बन रहा है, 1 + r/100 का क्यूब। इसमें तुम देखो तो 125 जो है 5 का क्यूब होता है, और 64 4 का क्यूब होता है, तो मैं क्यों ना ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूं 5/4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब गायब, तो 1 + मैं अभी समझाया था, अगर बेस सेम हो तो बीच में इक्वल हो तो पावर इक्वल कर दो। ठीक, अगर पावर इक्वल है तो बेस को इक्वल कर दो, तो ये इसके इक्वल ही होगा। ठीक, अब आगे r/100 5/4 - 1 तो सकता हूँ कि 1/4। तो r/100 का वैल्यू क्या आया, 1/4 के इक्वल आया। r का वैल्यू क्या आएगा 100/4, 25%, ऑप्शन बी। ठीक है, पर मुझे प्रिंसिपल भी निकालना है। ठीक है, देखो ऑप्शन है, अगर टाइम कम है, कुछ सेकंड बच रहे हैं और आंसर आ गया, तुम पूरा चेक नहीं करोगे, ऑप्शन बी को ले लोगे, रिस्क ले सकते हो कि हो सकता है ये भी आंसर हो नोटा, क्योंकि 25% हो, प्रिंसिपल मैंने नहीं निकाला है, लेकिन बहुत 50% है प्रोबेबिलिटी यार कि तुम्हारा सही हो, तो रिस्क ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास मतलब तुमने अच्छे खासे क्वेश्चन सोल्व कर दिए तो ले सकते हो, वरना नहीं लेना तो मत लेना। ठीक है, रिस्क लेना भी होता है कभी लाइफ में यार, सही हुआ तो मार्क्स मिलेगा, नहीं तो कटेगा, ये तो होता ही है। देख, तो मेरा 25% इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल निकालना है मुझे, तो 1 + 25/100 तो 1/4, ये करूँगा, पी निकाल जाएगा इधर से मेरा,
5 फर्दर सोल्व करूंगा तो मेरा 25/16 या कर देता हूँ यार। पी का वैल्यू आएगा मेरा 64000 16/25 वही होगा आगे सोल्व करने का। देखो ठीक है, 25 से काटता हूँ मैं 2 टाइम्स, ठीक बचा 14 140 5 टाइम्स 125, ठीक है कितना बचेगा 15 150 6 टाइम 0, ठीक इसको मल्टीप्लाई करो 6 हुआ, 16 × 6 96 80 89 32 40 चमका। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस फॉर यू। चले आगे, समझ में आ रहा है ना भाई? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा टिपिकल था क्वेश्चन, मानता हूँ दोनों तो क्वेश्चन थोड़े मतलब सेकंड वाला इजी था, इससे पहले वाला फर्स्ट वाला भी ठीक था, लेकिन थोड़ा टिपिकल है, मानता हूँ बिल्कुल मानता हूँ, पर करना पड़ेगा। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छा क्वेश्चन करोगे, तो जो तुम्हारा बेसिक लेवल है, जो तुम्हारा एग्जाम में आता है, उनको तुम चुटकियों में सेकंडों में वर्बली सोल्व करोगे तो फायदा होता है। इतना टाइम नहीं देना यार, ठीक है कर लो आराम से। चल लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, टाइम एंड वर्क। अरे अपना यार एक क्वेश्चन बच गया यार, वो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में करा देंगे उसका ना। ये वाला क्वेश्चन बच रहा है अर्थमेटिक का सेकंड लेक्चर से। तुम बता देना आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है, आंसर जो भी आएगा उसको अपन डिस्कस कर लेंगे, या पूरा भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करो इसको, मुझे याद है भूला नहीं है भाई। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी कैन डू इट इन 18 days। ए कोई काम 12 दिन में करता है, बी का काम भाई देख, ये निकालने के तुम्हें काफी फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है, और तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूले हर एक टाइम एंड वर्क में हर एक क्वेश्चन सोल्व करने के फॉर्मूलेज है, पर मैं फॉर्मूले में विश्वास नहीं रखता हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर तुम्हें थोड़ा टिपिकल भी दे दिया ना तो फॉर्मूला तुम्हारा काम नहीं करता है काफ़ी बार। तुम कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है तो तुम आराम से सोल्व कर सकते हो चीज़ों को। तो मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, तुम वहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं अपने जो वीडियो थी कॉन्सेप्ट वाली, उसमें तुम्हें जो फॉर्मूले जरूरी है वो मैंने लिखवाए भी हैं, और भी लिखवा दूंगा आगे काम पड़ेगा तो, लेकिन ये है कि तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। देख ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, क्या करते हैं एलसीएम 36 यूनिट, टोटल वर्क आया तो ए का क्या आएगा 3 यूनिट पर डे, बी का 2 यूनिट पर डे, बेसिक चीज है। ए करता है 3 यूनिट एक दिन में, बी करता है 2 यूनिट पर डे। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड देन ए लीव्स। दोनों के दोनों मिलकर 5 यूनिट एक दिन में करेंगे, पर करते कितने दिन है काम, 2 दिन करते हैं, तो 10 तो गया, 10 यूनिट कंप्लीट हो गया। 36 था, 10 कंप्लीट, कितना बचा 26 बचा, ठीक। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बी करता है 2 यूनिट एक दिन में, टोटल बचा 26, 2 यूनिट एक दिन में, कितने दिन में कर लेगा 13 days, खत्म। कुछ था क्या इसमें, कुछ भी नहीं था, ये बस तुम्हें समझाया है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, जैसा तुम वर्बली कर सकते हो कि भाई 12 18 36 3 2 5 2 10, ठीक है 10 आ गया एक दिन का, 2 दिन में 10 किया तो तुम्हारा 26 बचा, तो 26/2 13, खत्म। इतना टाइम नहीं लगता है, समझ में आया? तो हेवी रीच समझ में आया? तो अपने 20 समथिंग कुछ क्वेश्चन थे, अपना ज्योमेट्री का लेक्चर हुआ एक, ठीक है, उसके बाद अपने अर्थमेटिक किया, ठीक है, इसके बाद अपने ये अर्थमेटिक लेक्चर किया। अगली वीडियो देखते हैं किस में आते हैं, तो अलजेब्रा रहेगा, या कुछ तुम्हें टॉपिक चाहिए तुम कमेंट बता देना, ठीक। और बाकी अपन कुछ टाइम बाद एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे आराम से, यूटी की, IPCET की, सभी की, तो जिनको भी चाहिए वो बता देना, जो चाहिए तुम ले लेना, ठीक। तो आज की वीडियो में तक रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपनी पढ़ाई जोरों शोर करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।